जब हम सत्ता में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इधर रिजर्व बैंक ने रुपए का मूल्य बदला है। इसका उद्देश्य है कि देशवासियों को अपना माल विदेश में बेचने की अधिक सुविधा हो। 1991 का भारत सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं बल्कि मल्टीपल सिस्टमैटिक प्रेशर से गुजर रहा था। कोल्ड वॉर का एंड हो चुका था, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर रहा था और इंडिया का ट्रेडिशनल जियोपॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिटिकली लो थे, सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स का कवर बचा था। साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, मार्केट इंस्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस भी सरफेस पर आ रही थी। इसी कॉम्प्लेक्स मोमेंट में प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव। मैं पीवी नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पब्लिक परसेप्शन में राव एक लो प्रोफाइल अंडरस्टेटेड लीडर्स है, लेकिन गवर्नेंस के लेवल पर उनका अप्रोच मल्टी ट्रैक डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड था। इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन पॉलिसी सब पर एक साथ काम। राव ने सबसे पहले इकोनॉमी को कोलैप्स से निकालने पर फोकस किया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, एक क्लियर सिग्नल की इकोनॉमिक रिकवरी आइडियोलॉजी से नहीं एक्सपर्टीज से ड्राइव होगी। 1991-1992 के दौरान राव ने लाइसेंस राज को डिसमेंटल किया, ट्रेड बैरियर्स को कम किए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी ओपन करी और रुपी का मैनेज डिवैल्यूएशन करवाया। ये डिसीजंस पॉलिटिकली सेंसिटिव थे क्योंकि पार्लियामेंट में राव की मेजॉरिटी फ्रेजाइल थी। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि इंडिया अपनी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। राव ने पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता नहीं चुना, रिफॉर्म्स क्वाइटली इंप्लीमेंट हुए ताकि रोल बैक का रिस्क ना बने। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ राव समझते थे कि मार्केट्स बिना रेगुलेशन के सस्टेनेबल नहीं हो सकते। इसी दौर में सेबी को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी गई ताकि कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट किया जा सके और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड। ये स्टेप इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन बना। राव का टेन्योर सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक सीमित नहीं था। अर्ली 1990s में टेररिज्म और इंसर्जेंसी सीरियस इंटरनल चैलेंजेस बन चुके थे। पंजाब, कश्मीर और अर्बन सेंटर्स में सिक्योरिटी प्रेशर हाई था। इसी कॉन्टेक्स्ट में टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को इंट्रोड्यूस और एनफोर्स किया गया। ये एक्ट कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन राव के लिए प्रायोरिटी थी स्टेट अथॉरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी। उनका अप्रोच सिक्योरिटी के मामले में आइडियोलॉजिकल नहीं, सिचुएशनल और प्रैग्मेटिक था। राव ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी क्वाइटली रियलाइन किया। इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए, लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च हुई जिससे इंडिया का इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक फोकस एशिया पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हुआ। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी डिफाइन करना शुरू की, बिना किसी ब्लॉक के साथ अलाइन हुए। राव का टेन्योर कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल आइसोलेशन से घिरा हुआ था। क्रेडिट उन्हें तुरंत नहीं मिला, लेकिन उनके गवर्नेंस मॉडल क्लियर था। इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके डिसीजंस ने मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी, कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेटरी स्ट्रक्चर दिया, इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को रीडिफाइन किया, फॉरेन पॉलिसी को पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के लिए अडेप्ट किया। पीवी नरसिम्हा राव का लीडरशिप लेसन सिंपल था। कभी कभी देश को बदलने के लिए लाउड मैंडेट नहीं, पैरेलल डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन चाहिए होता है। इसीलिए इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में राव का टेन्योर एक अहम मोड़ माना जाता है। एक ऐसा दौर जहां डिसीजंस हेडलाइन फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रक्चरल था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें।